हेलो गाइस। तो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे ग्रेविटेशन का पार्ट 1 जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी। हम लोग पॉइंट मास का भी देखे थे और स्फेरिकल सॉलिड और शेल का भी देखे थे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2, ग्रेविटेशन का पार्ट 2। हम लोग बोले थे कि 3-4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे ग्रेविटेशन के पूरा चैप्टर को। सिंस इट इज़ नॉट लिंक्ड विथ एनी अदर चैप्टर्स, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से इसको बस ओवरव्यू देख लेंगे ताकि हम लोग को क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं लगे कि ग्रेविटेशन, हो सकता है कोई ग्रेविटेशन छोड़ के जाता होगा। भाई ग्रेविटेशन ऐसा चैप्टर ही नहीं है जिसको तुम छोड़ के जाओ, वो शॉर्ट मार्क्स दे के जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट एट डेप्थ, शेप की वजह से क्या चेंजेस आएगा, रोटेशन की वजह से क्या डिफरेंस आएगा ग्रेविटी में, वेटलेसनेस क्या होता है वो देखेंगे। फिर सेकंड टॉपिक पे चलेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको वर्क डन बोलते हैं, और वेलोसिटी व्हेन थ्रोन एंड ऑल। ये हो सके इसमें कवर करेंगे, लेकिन देखते हैं जितना हो सके, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे। तो ये मेनली आज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दिस। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सबसे पहली बात, जब एक्सेलरेशन का बात आता है, इतना तो हम लोग जानते हैं, फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। नो प्रॉब्लम दोस्त, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, यही है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन किस वजह से? एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सिंपल सा बात है, ग्रेविटी, वीआईटी, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों में हम डिफरेंस बताए थे लास्ट लेक्चर में। ग्रेविटी क्या होता है? अगर दो मास, जैसे G m1m2/r² लिखते हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक मास अगर अर्थ को कंसिडर करेगा, दूसरा कोई भी हो सकता है, अगर एक अर्थ होगा तो वहाँ जो बोलेंगे उस ग्रेविटेशनल फोर्स को नाम दिए हम लोग ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अदर टू मासेस, अर्थ नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो, कोई दूसरा मास ले लो, अर्थ नहीं इंक्लूड होना चाहिए, तब ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अगर ये दोनों के बीच में, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों के बीच में ग्रेविटी क्या है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी कब बोलते हैं? जब अर्थ, एक दोनों मास में से कोई एक मास अर्थ हो, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, मतलब कि ड्यू टू द अर्थ क्या एक्सेलरेशन रहेगा दूसरे मास पे। मतलब एक मास तो यहाँ पे हो गया, m1 मान लेते हैं अर्थ रहेगा, लेकिन m2 एनी अदर ऑब्जेक्ट और मास, ठीक है। इसी के एक्सेलरेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं, फिर से वही इक्वेशन लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ बाई एम। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है, ड्यू टू द ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए जी इसको लिख सकते हैं। तो फोर्स भी उसी रिस्पेक्ट में होना चाहिए। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं तो फोर्स भी ग्रेविटेशनल होना चाहिए, जिसको एफ जी बोलेंगे, और ये मास, ठीक है। अब ये मास जो है, अब ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, फोर्स क्या होता है? G m1m2, मास क्या? मास कौन सा? यस, G m1m2/r², ये तो हो गया फोर्स। और मास कौन सा? बॉडी, दूसरा बॉडी, ये नहीं कि अर्थ के मास को डिवाइड कर दिया, दूसरा बॉडी, तो m2, m1 मान लिया यहाँ पे अर्थ को, इसीलिए Gm। अब me भी लिख सकते हैं, अर्थ को me लिख लो, Gme/r²। इसका भी क्या होगा? एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होगा। समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा? Gme/r²। सिंपली, अरे ये टर्म अलग है, लेकिन है तो सिंपल सा ही, एफ इज इक्वल एम ए। कोई फिजिक्स जानता हो या नहीं जानता हो, एफ इजिकल टू एम ए ज़रूर जानता है। जब एफ इजिकल टू एम ए तुम जानते हो, तो एक्सेलरेशन इजिकल टू एफ बाई एम भी जानते हो। वही एफ को जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, Gm1m2/r² फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वही यहाँ पे पुट करना है, फिर ये आ जाएगा।
तो यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाइट, डेप्थ, शेप और रोटेशन पे डिपेंड करता है अर्थ के, ठीक है। अर्थ से हाइट पे जाएंगे, अर्थ से, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जैसे कि एक बात बताओ, अगर ये अर्थ सपोज तुम एक माउंटेन है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट मान लो, क्या है, माउंट एवरेस्ट मान लो। जब ये माउंट एवरेस्ट है तो हम लोग जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हिल स्टेशन पे ही गए होगे तुम, माउंट एवरेस्ट पे तो नहीं गए लेकिन हिल स्टेशन पे गए, तो सपोज इसको मान लो कोई हिल स्टेशन, ठीक है, जो कि हाइट एज अच्छा खासा एल्टीट्यूड पे है। अब एक बात बताओ, जब तुम नीचे हो और जब तुम ऊपर जाओगे, कोई चेंजेस आएगा तुम्हारे बॉडी में? कोई चेंजेस आएगा? हम लोग बायो में भी पढ़े हैं। अब सपोज फॉर एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल है वही लिखते हैं, नोज ब्लीडिंग होने लगता है। ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, लेकिन हम रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं ना, ताकि कॉन्सेप्ट इजी लगे, ताकि कुछ ऐसा नहीं लगे कि भाई क्या भयंकर टॉपिक पढ़ रहे हैं। नहीं, हर चीज़ को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाएगा। जैसे कि अभी आने वाला बहुत सारा चैप्टर, ये तो ग्रेविटेशन थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, जो समझने वाला चैप्टर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, उसमें भाई मज़ा आएगा, रे ऑप्टिक्स हो गया, मज़ा आएगा। तो नोज़ ब्लीडिंग होने लगता है, क्यों होने लगता है? अब इसका बात करते हैं पहले। जब मान लिया जाए यहाँ पे अर्थ सरफेस पे हम हैं, मेरा एकदम सब कुछ बॉडी टेम्परेचर ये सब मैनेज है, नोज़ ब्लीडिंग नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है मेरे पे जितना फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स पे भी लगा रही है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वो एटमॉस्फेयर भी मेरे पे प्रेशर लगा रहा है, जिसके कारण मेरा बॉडी फ्लूइड स्टेबल है, कोई पैल्पिटेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छे से है, ठीक है। उसी तरीके से अगर थोड़ा सा भी प्रेशर हटाते हैं, जैसे तुम कभी लिफ्ट से नीचे आते होगे तो तुमको एक थोड़ा सा अजीब लगता होगा, मतलब कुछ फील होता है ना, जब नीचे आते हैं डायरेक्ट तो, या ऊपर जाते हैं तो वही बात है कि ऊपर में प्रेशर हो जाता है कम। यहाँ मान लेते हैं P1, यहाँ मान लेते हैं P2, तो P2 होता है बहुत कम होता है, बहुत मतलब डिपेंड करता है हाइट पे। ये माउंट एवरेस्ट मान लेते हैं तो कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम होता है, जिसके कारण नोज ब्लीडिंग हो सकता है, होने लगता है, प्रेशर उतना नहीं रहता है। अब प्रेशर उतना नहीं रहता है मतलब क्या? मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लेस काम कर रहा है, लेस वर्किंग है कि नहीं? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जैसे अर्थ सरफेस तो ये है, मतलब अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका वैल्यू घटेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू घटेगा कैसे पे? हाइट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, ये हम लोग जानते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Fg/m पढ़े अभी। तो ये जब घटेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी घटेगा। ये बस समझाने का बात है। अब डायरेक्टली आ जाते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। जैसे देखो हम लोग हाइट पे का बात कर रहे हैं, तो ये अर्थ सरफेस ले लो, अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं r, और एक हाइट पे गए, मान लीजिए ये साइड पे गए जिसका हाइट है h। क्या है इसका हाइट? अर्थ सरफेस से h। तो इसका क्या हो जाएगा? ये टोटल अगर निकालेंगे इसका यहाँ से यहाँ तक अर्थ सेंसर से, तो re प्लस h हो जाएगा। RE इसका मान लिए अर्थ का, RE प्लस h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? Fg/m। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Fg/m1, मतलब ऐसे फोर्स, और डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग चलो ठीक है, लिख लेते हैं m1 m2/m2 r²। ये होता है m2 कट गया, तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm/r² लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हम लोग लास्ट में पढ़े थे कि यहाँ इफेक्टिव मास कौन सा हो गया, ये हो गया, या यहाँ से हम लोग कंसिडर करेंगे आउटसाइड द स्फीयर। ये तो अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ इफेक्टिव मास जो होगा ये होगा, ठीक है ना। तो RE प्लस h हो जाएगा इसका इफेक्टिव, RE प्लस h हो जाएगा इसका इफेक्टिव मास। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? Gm/re प्लस h²। Gm/re प्लस h² कब के लिए वैलिड है? ये कब के लिए वैलिड है? ये कहीं भी फॉर एनी यूज ऑफ
फॉर एनी हाइट लिख लो, फॉर एनी हाइट। अब तुम सोचोगे सर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो निकल गया gm/re + h का होल स्क्वायर, लेकिन आप ये क्यों स्पेसिफाई किए फॉर एनी हाइट है? मतलब कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है, इसीलिए हम स्पेसिफाई किए हैं। तो इसको 1 मिनट रुक कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो बताने का, देखो हम नहीं बता सकते थे क्योंकि इससे सारा निकल जाएगा, लेकिन वो बताने का रीज़न ये है कि बहुत बार हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं और हो जाता है गलत। ठीक है, जैसे कि देखो बताते हैं, GH/g क्या लिख सकते हैं? ये नीचे आ जाएगा RE + h का होल स्क्वायर और ये RE का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो GH क्या हो जाएगा? G × RE² / RE + h का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटी एट अ हाइट पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात बताओ, इसको कैसे लिख सकते हैं? G तो G रहने दो, मान लिया जाए, हाँ, GRE × RE। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, RE को, RE² को निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 + h/RE। एक RE को बाहर निकाल लिए, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं? स्क्वायर और ये लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो ये कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं G/1 + h/RE का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कब करेंगे भाई? ये और ये सेम नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, तो ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन वही आया है फॉर्मूला। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी है, लेकिन ये फॉर्मूला में डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हैं? बहुत बार हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं। अगर हम लोग को जैसे बताते हैं, ये तभी वैलिड है जब हाइट अप टू 5%, मतलब कि 320 किलोमीटर के आसपास रेडियस में फ़र्क रहे। हो सकता है दे कि हाइट 2% इंक्रीज़ कर रहे हैं, हाइट 2% इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? या तो ये भी बोल सकता है कि डायरेक्टली 100 किलोमीटर सरफेस से ऊपर गया और सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर गया। तो यहाँ हम लोग ये रेंज देखेंगे। अगर 350 दे दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन 350 से नीचे देगा तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए स्पेसिफाई किए हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो दे देगा 500 किलोमीटर हाइट क्वेश्चन में, और हम लोग ये पुट करके आ जाते हैं और ऑप्शन में भी रहता है, और हम लोग सोचते हैं गलत कैसे हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि दो फार्मूला अलग अलग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक्चुअली ΔG/g इज इक्वल टू -2 ΔR/r, ये लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं? अब क्वेश्चन आएगा ये सर कैसे लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख दिए, तो इसको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल एट हाइट पे हम लोग समझ गए, तो यहाँ पे हम लोग टिक मारते जाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा फीलिंग आएगा, है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, हाइट के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब डेप्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको रहने दें, इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब पढ़ रहे हैं हम लोग डेप्थ के बारे में। तो डेप्थ के बारे में मतलब कि ये अगर अर्थ है तो डेप्थ मतलब कि नीचे आए, मतलब ये RE मान लो, तो ये होगा R, जो कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है, या मान लो R, बिल्कुल R मान लेते हैं नॉर्मली R। तो अब देखो, अब यहाँ पे इफेक्टिव मास जो हो गया, क्या हो गया? इफेक्टिव मास ये पूरा होगा या यहाँ से होगा? बिल्कुल यहाँ से होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ये ग्रेविटेशन फील्ड एंड इंटेंसिटी में भी हम लोग अच्छे से समझे थे कि क्यों यहाँ से होगा। तो ये होगा, तो मतलब ये जो इफेक्टिव R है, इसको स्मॉल r लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। स्मॉल r वाला जो इफेक्टिव मास होगा, तो मास पहले निकालना है, क्योंकि इफेक्टिव मास तो चेंज कर गया। इसका अगर m ही होता है तो इसका तो कुछ अलग होगा, m' होगा या m होगा, जो भी इसका अलग होगा m में से, है ना। तो उसका पहले निकालेंगे। तो m'/m इज इक्वल टू, ये कल भी किए थे हम लोग, फर्स्ट पार्ट में भी किए थे, 4/3 πr3 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, इसका भी 4/3 πr3। अब देखो RE क्यूब यहाँ पे स्मॉल r लिया, तो स्मॉल r क्यूब,
क्योंकि न्यू है। डेंसिटी ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, m डैश बाई एम इज इक्वल टू आर क्यूब बाई आर ई क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको m डैश को लिख सकते हैं क्या, एम आर क्यूब बाई आर ई क्यूब। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि हमको लगता है कि तुम फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन में ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया मास। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है फोर्स बाई मास होता है, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग जी एम ई बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या होगा, ये वाला होगा, तो ध्यान रखना। अब एम जो है ये इफेक्टिव मास है, एम जो है अब इफेक्टिव मास हो गया क्योंकि एट द डेप्थ आ गया। तो हम लोग ये अर्थ का नहीं ले सकते, हम लोग को अब लेना पड़ेगा इसका जो इफेक्टिव मास है वो। तो इफेक्टिव मास है वो, तो इसका वैल्यू जी एम, ये एम ही है एक्चुअली यहाँ पे, जी एम ई आर क्यूब बाई आर स्क्वायर इंटू आर ई क्यूब। ध्यान से ये तो डायरेक्टली लिखें एम ई आर क्यूब आर ई क्यूब। अब ये आर स्क्वायर कहाँ से आया था बताओ, क्योंकि इफेक्टिव मास था। इसका वाला रेडियस लिखना है, डिस्टेंस लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे भी जो आएगा वो आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस लिखते हैं, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस लिखते हैं, तो डिस्टेंस तो आर ही नहीं है, हम लोग को यहाँ पे बात करना है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाता है, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जी एम ई आर बाई आर ई क्यूब। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इसको देखो कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को किस तरीके से लिखना है, जैसे हाइट के लिए लिखे थे अब देखो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। ये तो बड़ा जी कैपिटल जी के टर्म में है, स्मॉल जी के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब सोचोगे तुम स्मॉल जी के टर्म में कैसे लिखे, तो स्मॉल जी के टर्म में अगर आएगा भी ना तो तुमको टेंशन नहीं लेना है। इसको कर लेते हैं पहले, फिर उसमें भी कर लेंगे। देखो जी हम लोग को स्मॉल जी का पता है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ये हम मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, आर ई का स्क्वायर ये होना चाहिए। अगर हम आर ई का स्क्वायर यहाँ भी करें, अगर हम आर ई का स्क्वायर यहाँ भी करें तो आराम से हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी, ये जो जी एम आर ई स्क्वायर है ये तो लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से इसमें देखेंगे तो जी एम बाई आर ई को आर ई स्क्वायर इंटू आर ई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, अभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाँ, तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को जी लिख सकते हैं, जी डैश इजकल टू जी आर बाई आर ई। ध्यान से देखो क्या है, अब आर क्या है, अब ये जो आर है, जैसे वहाँ, अब ये जो आर है ये क्या है, ये बताओ बस। जल्दी, आर क्या है, डेप्थ है। तो आर क्या है, ये जो है यहाँ पे डेप्थ था, तो आर माइनस डी है। तो यहाँ पे पुट करो जी डैश इजकल टू जी आर माइनस डी बाई आर ई। तो इसको ये भी लग सकते हैं, जी डैश इजकल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई। यही जो होता है बुक्स में लिखा रहता है, यही फॉर्मूला। तो यार देखो फॉर्मूला कुछ तो ये ऐसा नहीं कि तो इसको याद करने लगेंगे, याद करने लगोगे तो भाई कितना फॉर्मूला याद रखोगे। लेकिन अगर हम लोग को पता है, जैसे देखो अगर डेप्थ के लिए पूछ देता, तुम कुछ नहीं करता, ये डायग्राम बनाते। अब हम लोग को पता है, ये फर्स्ट में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग इफेक्टिव मास लेते हैं तो ये वाला मास निकालना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बस करना था, ये वॉल्यूम है ये डेंसिटी है, तो इतना ईजी आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन है, देखो अगर एग्ज़ाम में याद है तब तो वेरी गुड, तुम्हारा टाइम बचेगा। लेकिन नहीं याद है तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कम से कम क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, भले टाइम लग जाएगा, है ना। और भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ईजिली हो जाएगा। तो हम लोग डेप्थ का भी कर लिए, ठीक है। अब शेप पे आ जाते हैं। शेप पे भी देखो, शेप पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे कि उसको एक बार देख लेते हैं, बस एज अ बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वो बता रहे हैं। उस पर अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अब भाई कुछ पता नहीं है, भाई पूछ सकता है, थ्योरेटिकल में एक ऑप्शन डाल देगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो अर्थ को हम बना रहे हैं, तो अर्थ पूरा सर्कल नहीं है, तुम भी जानते हो, पूरा गोल नहीं है, वो एक्चुअली लिटिल बिट काइंड ऑफ स्फेरिकल है, जो कि लिटिल बिट ऐसा है, ठीक है। अगर ऐसा है, इसको अच्छे से बना लें यार, फिर बोलोगे सर का डायग्राम ख़राब है। अगर ऐसे बना लें, ये अर्थ है मान लिया जाए, ठीक है,
सही है यार। हाँ देखो ये है। तो अब देखो ये जो रेडियस है, ये रेडियस पोल का, ये जो रेडियस है ये इक्वेटोरियल है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये पोल है, ठीक है। अब तुम ध्यान दो एक बात, अगर इसका सर्कल बनाए तो सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है, सर्कल ऐसे बनेगा। तो बच क्या गया, बच गया ये वाला, ये कुछ पार्ट है जो बच गया, मतलब ये वाला जो पार्ट है, मतलब थोड़ा लिटिल बिट काइंड ऑफ इस शेप का होता है अर्थ। तो ये जो ये डिस्टेंस जो है, ये बुक्स बोलती है 21 किलोमीटर के आसपास होता है। अब हम जो कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना। हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते हैं Gm/r², कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे है, तो कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका क्या होगा, G = Gm/re, इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे इक्वेटोरियल है, अर्थ सरफेस मत मान लेना, वो देखो एक्चुअली होता ऐसा है, लेकिन हम लोग जनरल स्टडी करते हैं ऐसा मान के कि सब जगह सेम है जब क्वेश्चन करते हैं तो। लेकिन अगर शेप का बात करेंगे तो हम लोग इसका बात करेंगे कि इसका रेडियस अलग होता है, इक्वेटोरियल रेडियस अलग होता है, पोलर रेडियस अलग होता है। अब ये इक्वेटोरियल लिख लेते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो इसका क्या हो जाएगा, ये P पॉइंट मान लो, तो G एट पोल हो जाएगा Gm/rp का होल स्क्वायर। अब हमको एक बात बताओ, हम बोले थे 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, मतलब कि RE जो है ज़्यादा है RP से। जब RE ज़्यादा है RP से, RE ज़्यादा है RP से, तो G पोल का वैल्यू ज़्यादा होगा G इक्वेटोरियल से। नहीं समझे, कुछ गलत बोल दिए क्या, फिर से ध्यान दो। RE ज़्यादा है RP से, RE ज़्यादा है RP से क्योंकि 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ठीक है। 20, ये यहाँ पे बॉडी नहीं है, सॉरी गलती लिख दिया यहाँ पे भाई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉडी है ये तो, हाँ यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, ठीक है। तो RE ज़्यादा है RP से, जब RE ध्यादा है मतलब इसका वैल्यू कम होगा, तो इसका वैल्यू कम है, G पोल का ज़्यादा है, तो यही शेप में फ़र्क डालता है। यही बस ध्यान रखना है कि अगर पोल और इक्वेटोरियल का बात कर दिया तो सेम नहीं होता है। यहाँ पे पूछ सकता है एट द पोलर सरफेस एंड एट द इक्वेटोरियल सरफेस विल द ग्रेविटी विल बी सेम और देयर विल बी अ काइंड ऑफ लिटिल बिट डिफरेंस। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा कि 21 किलोमीटर ही है, लेकिन डिफरेंस आएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो सेम नहीं होता, ठीक है। यही बस शेप का बात करना था, तो शेप भी हो गया, ठीक है। अब रोटेशन पे आ जाते हैं। रोटेशन पे आने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको डिराइव तो नहीं करना है, कहीं करके भी नहीं दिया है। इवन जेईई मेंस वाले पढ़ते हैं तो डिराइव नहीं करते हैं, तो हम लोग क्यों करेंगे, ठीक है। अब रोटेशन का बात करते हैं। इफेक्ट ये लिख सकते हैं, चेंजेस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन प्रेजेंस ऑफ रोटेशन। प्रेजेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यह फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा है, ध्यान से देखना। G डैश इज इक्वल टू G, ये G डैश मतलब क्या, चेंजेस इन द रोटेशन, G डैश माइनस RE स्क्वायर ओमेगा, RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं हम, RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये चेंज इन ग्रेविटी है, मतलब कि कैसे फ़र्क पड़ेगा। अब इसमें RE क्या है, सिंपल सा बात है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। कॉस स्क्वायर लैम्डा क्या है, एक्चुअली लैम्डा बताते क्या है। अगर ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ है, अगर कोई बॉडी यहाँ है, ठीक है, अगर कोई बॉडी यहाँ है, तो अगर ये सेंटर है तो यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ से, तो ये जो फोर्स लगेगा यहाँ पे लगेगा, फोर्स बाहर जाने का टेंडेंसी इसको यहाँ पे लगेगा। तो अब देखो ये भी जो वैल्यू होगा इसका, अगर यहाँ पे ये लैम्डा है तो यहाँ पे भी ये लैम्डा होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़े हो 10 तक तो,
अब मत बोलना ये 12 का है। अगर ये वैल्यू लैम्डा है तो ये भी वैल्यू लैम्डा होगा, ये हम लोग जानते हैं एंगल। तो यही कॉस स्क्वायर लैम्डा है यहाँ पे। प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी इन रिलेटिव ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। अब देखो, अब रोटेशन जैसे जैसे रोटेशन करेगा वैसे वैसे फर्क होगा। अगर रोटेशन ज़्यादा करेगा तो ग्रेविटी का वैल्यू और कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, इसी को रिलेट करेंगे वेटलेसनेस से। यहाँ पे बस ध्यान देना है कि अब तुमको बोल देगा, अब दो बात करता है। एट इक्वेटर क्या फ़र्क पड़ेगा? एट इक्वेटर बताओ, इक्वेटर मतलब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या होगा अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तो? ऑफकोर्स 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है? इसका वैल्यू 1 हो गया तो ये होगा। ये मिनिमम वैल्यू एट द इक्वेटर होता है, याद रखना, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें एट पोल, ये का पोल का, तो अब पोल का बात करोगे तो यहाँ पे मतलब लैम्डा हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो कॉस 90 0 होता है, तो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी। तो देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है एट पोल। तो पोल पे क्या होता है? जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इक्वेटर पे क्या होता है? मिनिमम वैल्यू होता है। क्यों? ड्यू टू द रोटेशन सिंपली रोटेट कर रहा है तो कुछ एंगल बनाता है बॉडी, उसी के लिए हम लोग बोले ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। अब वेटलेसनेस क्या है? अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, अगर हम इसको इतना बढ़ाएं, इस वैल्यू को इतना बढ़ाएं, इस वैल्यू को इतना बढ़ाएं, क्योंकि ये तो बढ़ सकता है, ये वैल्यू बढ़ सकता है, इस वैल्यू को हम इतना बढ़ा दें कि जी के बराबर हो जाए, तो जी माइनस जी होगा, 0 हो जाएगा। अगर जब ग्रेविटी ही नहीं लगेगा तो वेटलेसनेस का होगा कि नहीं? हम लोग का वेट मेज़र कैसे करते हैं? क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटी हम लोग वेट मेज़र कर पाते हैं। अगर इसका वैल्यू इतना बढ़ा दिए कि जी के बराबर हो गया तो इसका वैल्यू जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा। जहाँ ग्रेविटी नहीं वहाँ वेटलेसनेस का कंडीशन है, समझ रहे हो। तो हम लोग को वही बोलता है कि जब ये रोटेशन हो गया, अगर हम लोग को वही बोलता है कि वेटलेसनेस का रीज़न बताओ और कौन सा वेलोसिटी है जहाँ पे वेटलेसनेस हम लोग को फील होगा। तो ध्यान से देखना, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो सबको मल्टीप्लाई कर दो m से। ये सबको ये हटा दे रहे हैं, पहले ये हटा देते हैं, ठीक है। इस सबको मल्टीप्लाई करो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स एक्टिंग 0, फोर्स 0 लगेगा। तो फोर्स 0 लगेगा तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं m से मल्टीप्लाई किए तो m g इफेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे भी m g हो जाएगा, यहाँ पे भी m आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सबको m से इंटू कर दिए। अब इसका 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी वेटलेसनेस का कंडीशन होगा, तभी वेटलेसनेस यहाँ पे लिख देते हैं DWEIGST लेसनेस, ठीक है। वेटलेसनेस मतलब नो फोर्स एक्टिंग, ठीक है। तो ये 0 होना चाहिए, तो ये 0, तो अब ध्यान से देखना, ये 0 हो गया तो हम लोग को अगर एम जी माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। अब ये 0 हो गया तो मतलब एम जी इज इक्वल टू एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा होना चाहिए, कॉस स्क्वायर लैम्डा एक्चुअली होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर लैम्डा, तो एम कट जाएगा। अब देखना जी बाई आर ई 1 बाई कॉस स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये तो स्क्वायर में, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा? जी बाई आर ई, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी बाई आर ई, ये हो जाएगा कॉस लैम्डा। तो यही ओमेगा का वैल्यू है 1 बाई कॉस लैम्डा, 1 बाई कॉस लैम्डा अंडर रूट जी बाई आर ई, यही ओमेगा का वैल्यू है जहाँ पे वेटलेसनेस का कंडीशन हम लोग फील करेंगे, जहाँ पे हम लोग को वेट एकदम 0 फील होगा,
कब फील होगा? जब ये वाला वैल्यू ये वाले वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, तो ये वेटलेसनेस का कंडीशन होगा जहाँ पे हम लोग फोर्स को कंपेयर किए। तो फोर्स जीरो चाहिए, मतलब mg माइनस me इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी जीरो होगा। तो ये इधर लेके आ गए तो ये ऐसा इक्वेशन होगा। तो उस हिसाब से हम लोग ओमेगा निकालिए। ओमेगा निकालना भी कोई, इसको भी लोग याद करते हैं भाई। अगर तुमको याद है वेटलेसनेस, अगर तुम ये लेक्चर सुन रहे हो तो वेटलेसनेस हम लोग को सिंपली याद रखना है कि भाई फोर्स जीरो मतलब कि ये वैल्यू सर बोले थे इक्वल होगा। तो ऑफकोर्स ये तुम डिराइव भी कर सकते हो। वैसे एक फॉर्मूला याद नहीं, एक्चुअली डिराइव भी नहीं करना पड़ेगा। जब तुम प्रोसेस जानते हो ना तब तुमको ये भी याद रहता है, ध्यान में रहता है। ऑप्शन देख के या क्वेश्चन देख के ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे। इतना हो गया चलो ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ले लेते हैं, हम सोचते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर आधा घंटा का लेक्चर हो गया होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग थर्ड लेक्चर में ले लेते हैं। थर्ड लेक्चर में ले लेंगे क्योंकि एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ज़्यादा नहीं है। तो हम एक्चुअली करने को आज कर लेते, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल को साथ में रखें, ताकि कुछ हमको कंपैरिजन करना है, क्योंकि ग्राफ भी आएगा तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं और फिर थर्ड वीडियो भी देख लेना, थर्ड लेक्चर इसका, ठीक है। और थर्ड लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट था ही, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये हाइट, डेप्थ, शेप, रोटेशन, वेटलेसनेस के कंडीशन में। लेकिन अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।